नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम एक और शानदार वीकली जियोपॉलिटिक्स के सेशन पे चर्चा करने वाले हैं। पिछले सप्ताह तक क्या लेटेस्ट अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स निकल के आ रही है पॉलिटिक्स को लेके, कोविड के सिचुएशंस को लेके या इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, ये सभी चीजों के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। सो थिंक ऑफ इट एज अ शॉर्ट वर्ल्ड ट्रिप, ताकि हमें एक मैक्रो पर्सपेक्टिव समझ में आए कि दुनिया में क्या चल रहा है। यही मेरे इस सेशन का मकसद है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं चाइना पे। चाइना में मंगोल्स जो रह रहे इनर मंगोलियन रीजन में, वहां पे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये पार्ट इनर मंगोलियन रीजन है जो चाइना का ही हिस्सा है, जहां की पॉपुलेशन करीब 25 मिलियन है, यानी 2.5 करोड़ तक है। अब ये प्रोटेस्ट पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के द्वारा क्यों हो रहा है? ये चाइना के द्वारा जो नया एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उसके वजह से ही हो रहा है। इसमें मैंडरीन फर्स्ट लैंग्वेज बच्चों के करिकुलम में कंपलसरी बना दिया गया है, यानी सभी टेक्स्ट बुक्स मैंडरिन लैंग्वेज में रहेंगे। यानी पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, लिटरेचर वगैरह, इनमें मैंडरिन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इससे पहले इस रीजन में मंगोलियन लैंग्वेज का यूसेज किया जाता था। अब चाइनीज पॉलिसी मेकर्स के अनुसार मैंडरीन में पढ़ने से बच्चों को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी। उनको अपॉर्चुनिटीज मिलने के ज्यादा चांसेस है चाइना में, अगर उनको काम करना है तो सोसाइटी में घुल मिल पाएंगे, सही तरीके से उनका चाइनीज सोसाइटी में एसिमिलेशन होगा। एंड जो प्रोटेस्टर्स है, उनका मानना है कि मंगोलियन लैंग्वेज, मंगोलियन कल्चर जो ऑलरेडी इस रीजन में कम हो रहा है, वो कुछ हद तक अब खत्म हो जाएगा। और इसके चलते वहां के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज रहे। इस पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब चाइना में प्रोटेस्ट हो रहा है, यही बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कि चाइनीज गवर्नमेंट क्या इन माइनॉरिटीज की बात सुनेगी? क्या प्रोटेस्ट सही मायने में इन लोगों की मांग पूरी करेगी? वेल, आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यू जरूर बताइए। अगला अपडेट जापान को निकल के आ रहा है। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने अपना प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है, यानी उन्होंने पीएम की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। शिंजो आबे जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट है, इन्होंने ऑन मेडिकल ग्राउंड्स ऑफिस से रिजाइन कर दिया है। इन्हें कोलिटिस करके क्रॉनिक नॉन क्यूरेबल इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज है, जिसके चलते इन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। इनका टर्म अगले साल खत्म होने वाला था। इनके जो सक्सेसर है, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा अनाउंस किया जाने वाला है, वो 14 सितंबर को पता चलेगा। शिंजो आबे आबेनॉमिक्स के नाम से बहुत जाने जाते थे और बहुत माने जाते थे। तो किन किन को पता है कि आबेनॉमिक्स क्या होता है? कोई जानता है कि इसके 3 मेजर पिलर्स क्या है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। या आप चाहते हो कि मैं आबेनॉमिक्स पे एक प्रॉपर पूरा सेशन ले आऊं? अगर आप चाहते हो तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला अपडेट चाइना और ऑस्ट्रेलिया को निकल के आ रहा है। चेंग ली जो बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल ऑस्ट्रेलियन बिजनेस एंकर है, इन्हें चाइना ने डिटेन कर रखा है। ये सीजीटीएन चैनल पे एक जानी मानी मशहूर ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश एंकर या जर्नलिस्ट है। इन्होंने हाल ही में चाइना के सबसे बड़े स्टेट मीडिया ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी पे एक बिजनेस शो होस्ट किया है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन बिजनेस फोरम्स बीजिंग में रेगुलरली होस्ट किए हैं। इनका डिटेंशन के बारे में चाइनीज ऑफिशियल्स ने कुछ इंफॉर्मेशन अभी तक तो दी नहीं है, एंड इट इज वेरी रेयर दैट हर डिटेंशन माइट बी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हर बिजनेस रिपोर्टिंग, as business reporting is not usually seen as politically sensitive in China। बात समझे? अब वर्स्ट केस सिनारियो शायद मिस इंटरप्रिटेशन या मिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ फैक्ट्स हो सकता है चेंग ली की तरफ से, बट स्टिल रीजन अभी तक अननोन ही है। एंड चेंग ली के वीडियोस चाइनीज स्टेट मीडिया के वेबसाइट से निकाल दिए गए थे उनके डिटेंशन के पहले। अब ये चाइना की तरफ से रिटेलिएशन ही समझ लो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कोविड का ब्लेम चाइना पे खुलकर डाला है। ऑस्ट्रेलिया हैज आल्सो बीन कंडेमिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द चाइनीज पॉलिसीज। सो टू दिस, so far China has blocked Australian beef imports. They have placed dumping tariffs on Australian barley, and they have also launched an anti-dumping investigation into Australian wine. तो वेल, आने वाले टाइम में देखते कि चाइना का क्या रीजन निकल के आता है इस डिटेंशन के ऊपर। अगली खबर कनाडा को निकल के आ रही है।
कनाडा के मॉन्ट्रियल सिटी में 100 साल पुराना सर जॉन मैकडॉनल्ड का पुतला लोगों ने गिरा दिया। अब जॉन मैकडॉनल्ड कनाडा के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे और ये करीब 19 साल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके बिटवीन 1867 एंड 1891। अब इन्होंने अपने टाइम में जो माइनॉरिटी क्लैन के लोग थे उन लोगों के बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग कर दिया एंड इन बच्चों को ऐसे बोर्डिंग स्कूल में भेजा जहां पे इन बच्चों ने बहुत एक्सप्लॉयटेशन फेस किया ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म। वहां के बोर्डिंग स्कूल्स ने इन बच्चों को अपनी खुद की भाषा में बोलने देने की अनुमति नहीं दी या उनके कल्चर के जो भी साइंस एंड सिंबल्स है उसे फॉलो नहीं करवाया जाता था। इन पे एक और गंदा इल्जाम है कि इन्होंने ऐसे ऐसे कैंपेन्स चला रखे जहां पे सही मायने में रेसिज्म या एक्सप्लॉयटेशन कनाडा में उनके टाइम पे उन्होंने कर रखा था। एक कंट्रोवर्शियल कैंपेन निकल के आ रहा है वेयर ही लेड अ कैंपेन एट क्लेमिंग टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय दीज कम्युनिटीज बाय फोर्सफुली स्टार्विंग देम। सो ये अपने आप में ही एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इसके क्यूबिक प्रोविंस के लीडर या प्रीमियर फ्रांसियो लीगोल ने इस स्टैच्यू के गिरने को कंडेम किया है। उनका मानना है कि वायलेंस या वैंडलिज्म इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू फिनिश रेसिज्म। अगला अपडेट अलेक्जेंडर नवल्ने को लेकर आ रहा है। तो अगर आप ये मेरी वीकली पॉलिटिक्स की सीरीज इस चैनल पे फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि हमने इस टॉपिक पे टाइम टू टाइम बात की है। इसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट निकल के आ रही है कि इन्हें पॉइजन देने की कोशिश की है और ये साबित हो चुका है। नोविचॉक एजेंट करके केमिकल वेपन है जो अलेक्जेंडर नवल्ने को देने की कोशिश की थी। ये जर्मन गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है और ये खबर के बाद there's an increase in the likelihood of the sanctions which would be put on Russia by German government. अब just to give you the background, अलेक्जेंडर नवल्ने जो रशिया के एक जाने माने एक्टिविस्ट है, ये रशिया ऑफ द फ्यूचर करके एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। बेसिकली ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस पार्टी एंड लास्ट मंथ अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इन्हें साइबेरिया से मॉस्को ले जाया गया उनके ट्रीटमेंट के लिए एंड देन इवेंचुअली ही वाज एयरलिफ्टेड फ्रॉम रशिया एंड लैंडेड इन बर्लिन। जर्मनी में उनके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें ले जाया गया। ही स्टिल इन कोमा और ये नोविचॉक एजेंट लास्ट 2018 में ब्रिटेन में एक बंदे पे यूज किया गया था उसे मारने के लिए। वो व्लादिमीर पुतिन का डायरेक्ट एनिमी माना जाता था। तो कोई बता सकता है मुझे कि ये कौन सा बंदा था? कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट अपडेट इज ऑन लेबनान। मुस्तफा आदीब has been appointed as the next prime minister of Lebanon following the deadly Beirut explosion. अब कोई जानता है कि बेरूट में कौन से एक्सप्लोजन की मैं बात कर रहा हूं? अगस्त में बेरूट में एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें 180 लोग मारे गए थे। So does anyone know about that incident? Can anyone reiterate what exactly happened in Beirut in the month of August? कमेंट थ्रेड में जरूर बताइए। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने हाल ही में लेबनान को विजिट किया था। अब इमैनुअल मैक्रोन का इनडायरेक्ट प्रेशर लेबनान पे है ताकि एक प्रॉपर पॉलिटिकल रिफॉर्म लाया जाए और करप्शन को खत्म किया जाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये बेरूट में जो इंसिडेंट हुआ था उसके इंस्पेक्शन के लिए मुस्तफा आदिब निकल पड़े थे। पीपल वर अपसेट विद हिम एंड फ्यू ऑफ देम एक्चुअली कन्फ्रंटेड हिम अबाउट द इंसिडेंट। अब बेशक मुस्तफा आदिब पे बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां निकल के आ रही है, करप्शन को लेके, इकोनॉमी के रिवाइवल को लेके and even with respect to the investigation of the Beirut incident. अगला अपडेट इजराइल और यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को निकल के आ रहा है। इजराइल से यूएई अब तक की कोई ऑफिशियल फ्लाइट नहीं थी, कभी इन 2 पॉइंट से फ्लाइट उड़ी ही नहीं थी, बट हाल ही में इजराइल टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उड़ी जिसमें यूएस के टॉप ऑफिशियल्स और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उस प्लेन में शामिल थे। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो फ्लाइट इन दोनों मुल्कों के बीच में उड़ा था इट हैड टू क्रॉस सऊदी अरेबियन एयर स्पेस विच हैड बीन प्रीवियसली क्लोज्ड टू इजरायली एयर ट्रैफिक। तो आप समझ रहे हो कि यूएस का इन्फ्लुएंस इन रीजन्स में कैसे पड़ रहा है। वेल इजराइल और यूएई के बीच में जो तनाव चल रहा था उसके कारण ये पीस सिंबल फ्लाइट उड़ाई गई थी। अब कोई जानता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के बीच में ये कैसा तनाव था, ये कैसा डिफरेंस रह चुका है? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला अपडेट सऊदी अरेबिया को निकल के आ रहा है। सऊदी अरेबिया के जो डिफैक्टो लीडर है, यानी ये अभी मान लिया है कि अगला सऊदी का किंग यही होने वाला है। डिफैक्टो का मतलब यही होता है। तो जो सऊदी अरेबिया के जो डिफैक्टो लीडर है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान,
उन्होंने बहुत सारे सऊदी ऑफिशियल्स को डिफेंस फोर्सेस से निकाल दिया है ऑन एन अकाउंट ऑफ सस्पिशियस फाइनेंशियल डीलिंग्स। यानी इन लोगों पे आरोप है कि इन्होंने इलीगल फाइनेंशियल डीलिंग्स की है। अब इन लोगों में से दो सबसे सीनियर रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो, ये रॉयल फैमिली के प्रिंस फवाद बिन तुर्की अल सऊद है, जो यमन में सऊदी लेड फोर्सेस के कमांडर है, और इनके बेटे प्रिंस अब्दुल अजीज, जो अल जफ रीजन के डिप्टी गवर्नर है। अब अल जफ रीजन जॉर्डन को लग के आता है, ये रीजन सऊदी का ही पार्ट है। अब ये एक्चुअली सऊदी अरेबिया में करप्शन खत्म करने के लिए ऐसा स्टेप उठाया गया है, या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कंसिडर्स दीज पीपल एज द ऑब्स्टिकल्स टू द नेक्स्ट किंग ऑफ सऊदी अरेबिया? वेल, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। अगला अपडेट WHO को निकल के आ रहा है। हाइड्रोकॉर्टिजोन करके एक स्टेरॉइड है जो इन्होंने कोविड पेशेंट्स पे यूज करने की अनुमति दी है। इनफैक्ट इसे एनकरेज भी किया जा रहा है। हाइड्रोकॉर्टिजोन बेसिकली एलर्जीज, अस्थमा एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये रिसर्च WHO के द्वारा की गई थी एंड इस स्टेरॉइड यूज करने से मेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग 1 out of 10 patients would be saved who are COVID patients. Oxford-led research about the drug dexamethasone has also been approved by WHO. ये भी एक स्टेरॉइड ही है, तो बेसिकली स्टेरॉइड्स को ज्यादा बढ़ावा दे रहे कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करने में। अब अगर हम कोविड के केसेस की बात ही कर रहे हैं, तो यूएस में टोटल कोविड केसेस 6 मिलियन यानी 60 लाख से ज्यादा हो चुका है। फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, इन मुल्कों में भी इन्फेक्शन रेट बहुत बढ़ रहे हैं। इंडिया की बात करें तो करीब 2 मिलियन यानी 20 लाख के कोविड केसेस सिर्फ अगस्त के महीने में ही रजिस्टर किए गए। इनफैक्ट ये पूरी दुनिया में इतने केसेस एक ही महीने में कहीं नहीं पाए गए, ये सिर्फ इंडिया में ही पाया गया है। हाल ही में इंडिया ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है टोटल कोविड केसेस में, और अभी इंडिया यूएस के बाद दूसरे नंबर पर है। ये 4 मिलियन का मार्क छू चुका है, यानी 40 लाख से ज्यादा टोटल कोविड केसेस इंडिया में हो चुके हैं। अब इस ओर जहां कोविड केसेस आसमान छू रहा है, वहीं पे दूसरी ओर इंग्लैंड में स्कूल खुल चुके हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को पहले एक फॉर्मल इंडक्शन दिया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू न्यू रूल, सेफ्टी मेजर्स, हाइजीन मेजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड ऑल्सो अबाउट स्टेइंग इन देयर बबल ग्रुप्स। अब बबल ग्रुप मतलब एक बच्चों का ग्रुप होता है, तो वो ग्रुप में बच्चे साथ में ही रहेंगे, साथ में ही घूमेंगे। किसी के ग्रुप में कोई भी मेंबर दूसरे के ग्रुप में जाएगा नहीं, और दूसरे ग्रुप का मेंबर उनके ग्रुप में आएगा नहीं। सो दिस इज व्हाट अ बबल ग्रुप इज। तो बेसिकली बात सही मायने में ग्रुपिज्म होगा। अब मैंने बहुत सारी तस्वीरें लगा रखी है विच इज एज फर्स्ट इम्प्रेशंस की वहां पे माहौल इन स्कूलों में कैसा बन रहा है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो, बच्चों ने मास्क पहन रखा है। दो दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वेयर द मास्क इन द क्लासरूम, बट वहां पे ये चीजें फॉलो हो रही है। ये क्लासरूम्स के बाहर का नजारा है। ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। ये देख रहे हो, वहां के टीचर्स एंड प्रोफेसर्स का मानना है कि एकेडमिक्स एंड एग्जाम्स वुड बी ऑन हाई प्रायोरिटी। अब यहाँ पे ये प्रॉपर हैंड वॉशिंग का भी सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। वेल, यूजुअली स्कूल में हैंड वॉशिंग की सुविधा होती है, एटलीस्ट मेरे स्कूल में तो था, बस नाम का ही था, यानी वी नेवर यूज्ड टू यूज इट, but it seems that the younger generation will have to make use of it in order to stay fit, stay healthy and stay safe. अब आप ये तस्वीर देख रहे हो कैसे बेंचेस की अरेंजमेंट्स की है, बच्चों को दूर दूर बिठाने की कोशिश कर रखी है, एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स आर एक्चुअली फॉलोइंग अ प्रॉपर क्यू फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द न्यू एकेडमिक ईयर। आपको क्या लगता है इंडिया में ऐसा होगा? अब कुछ कुछ स्कूल्स में ये ऐसे स्क्रीन्स खड़े कर दिए गए हैं, ये जो बाइफर्केशंस देख रहे हो आप, ताकि सही मायने में बच्चों को एक दूसरे से दूर रखा जाए। ये मॉडल कितना सफल होगा ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और बच्चों के स्कूल टाइमिंग्स भी बदले गए हैं। जैसे पहले होता था कि सभी को एक ही टाइम पे स्कूल पे दस्तक देनी पड़ती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब 15-15 मिनट के गैप दे दिए गए ताकि हर एक बैच अलग अलग आए एंड सभी एक टाइम पे ही एक जगह पे इकट्ठे ना हो। बात समझे? कैसा लगा ये इंग्लैंड का स्कूल रीओपनिंग का तरीका? आपको लगता है कि ये मॉडल भारत में काम करेगा? अगर नहीं करेगा तो आपके हिसाब से क्या काम कर सकता है सो दैट स्कूल भी यहाँ खुल जाए, बच्चों की पढ़ाई भी सही से हो जाए एंड कोविड के केसेस भी बढ़े नहीं?
Can you tell me any measures wherein Indian schools can actually implement in order to reopen these schools? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वेल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द वीकली राउंड अप इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स कलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीडी फैमिली। मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। नमस्ते। जय हिंद।